टॉपिक का नाम लिखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है बच्चों एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा बच्चों? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या डेरिवेशन करना चाहते हो इसके? वैसे बेटर है कि आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो। डेरिवेशन चाहते हो कुछ खास नहीं है, एक एक पार्टिकल के निकालना पड़ेगा, फिर सम करेंगे और टोटल सम क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा। ठीक है, डन। पहली बात क्लियर है। लेकिन अगर बच्चों ये पार्टिकल अपने एक्सिस पे घूमने के अलावा इसके सेंटर ऑफ मास की भी कोई वेलोसिटी होती तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता? अगर ये अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और साथ में इसके सेंटर ऑफ मास की भी एक वेलोसिटी है, तो देन उस केस में बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा तो प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगे लीनियर प्लस रोटेशनल। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, तो लिखा ना हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि बॉडी रोटेट भी तो कर रही है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन आ जाए। सीओएम तो सेंटर ऑफ मास का मोशन देख रहे हैं ना, अगर इस हिसाब से देखोगे तो फिर तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। यही तो लास्ट क्लास में कहा था, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ की जीरो भी हो जाती थी, कम भी थी, नेगेटिव भी हो सकती थी। हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। क्या चीज? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इस बॉडी सेकेंड, ये पूरा इसमें लीनियर प्लस ट्रांसलेशन मोशन दोनों हो रहा हो तब, और ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन में। ये रोटेशनल मोशन में, और ये लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन में। मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, लीनियर बोलना सही नहीं है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। डन। अच्छा, इसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम पूछो आपसे तो ध्यान रखना m इंटू वी सी ओ एम। क्या रोटेटिंग बॉडी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, जितना प्लस में उतना ही माइनस में। तो क्या होगा लीनियर मोमेंटम? सिर्फ और सिर्फ m इंटू वी सी ओ एम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तो पता ही है क्या होगा, दो वेलोसिटीज हैं तो एम वी आर प्लस आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम में दोनों आ जाएगा ना, लीनियर वेलोसिटी भी है उसकी वजह से एम वी आर आएगा, और रोटेटिंग बॉडी की वजह से आई ओमेगा आएगा। हाँ, लीनियर में, क्योंकि देखो तुम अगर वैसे दिमाग से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, यहाँ की वेलोसिटी क्या रहेगी? वी सी ओ एम माइनस आर ओमेगा। यहाँ पर वी सी ओ एम प्लस आर ओमेगा। देखो इन दोनों में से आर ओमेगा कैंसिल आउट होगा। सेम यहाँ पर जितना आएगा उतना ही अपोजिट में आएगा, मतलब हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल प्रेजेंट है। तुम इस चीज को इस तरीके से सोचो, वरना डेरिवेशन पूरा करके भी समझा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपकी इच्छा है जैसे समझना चाहो। ठीक है, तो बचेगा क्या सिर्फ मेरे पास वहां पर लीनियर मोमेंटम के केस में सिर्फ और सिर्फ m इंटू वी सी ओ एम, पर एंगुलर के केस में दोनों होंगे।
एंगुलर के केस में लिख लेना L इज इक्वल टू mvr प्लस I ओमेगा, दोनों होंगे। लीनियर की वजह से mvr होगा, v परपेंडिकुलर r लिख सकते हो, v लिख दिया, v परपेंडिकुलर r लिख लेना। ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो मुझे बताना था क्योंकि आगे ये टूल्स की तरह यूज होंगे, इसलिए। अब थोड़ा सा फिजिक्स सीखेंगे आज, पता चल जाएगा मैं ये क्लास क्यों करवा रहा हूँ अलग से फुर्सत में। हाँ हाँ, मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला एक रोटेशन के लिए बताया, बाकी सब जितने भी बोल रहा हूँ सब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के लिए ही है। ये वाला एक लौता रोटेशन के लिए था, ठीक है। चलो टॉपिक का नाम लिखो, रोलिंग मोशन। इसमें एक, चलो रोलिंग मोशन होता क्या है। देखो वैसे एक्चुअली में जो अपने रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन पढ़ा ना, यही रियलिटी में आपकी रोलिंग मोशन है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट ना एक सरफेस पे रोल भी कर रहा है एक ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी राइट साइड में, तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट केस में इस तरफ था VCOM जैसा था, और ओमेगा कुछ ऐसे घूम रहा था, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी। तो अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी चेक करूं, लेट अस सपोज, तो बेटा इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ होगा VCOM और इस तरफ होगा R ओमेगा। बोलो हाँ या ना, एग्री करते हो। अगर VCOM ज्यादा हो R ओमेगा से, VCOM की वैल्यू ज्यादा हो R ओमेगा से, तो बॉडी किस तरफ मूव कर रही होगी, बॉडी राइट मूव करेगी। पहली बात ध्यान रखना, बॉडी हमेशा ही राइट मूव करेगी, ये भूल जाओ, बॉडी तो हमेशा राइट मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि वी सेंटर ऑफ मास ही राइट साइड में है, तो राइट ही मूव करेगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के लिए पूछूं, जिस पॉइंट पे मैंने मार्क किया है, उस पॉइंट की वेलोसिटी कहां होगी, तो वो भी बेटा आगे की तरफ जा रहा होगा। दैट मीन्स दिस केस इज नोन एज व्हील। एक्चुअली में देखो अगर दिमाग लगाओ आप लोग तो स्लिप कर रहा है, व्हील स्लिप कर रहा होगा, मतलब व्हील जितनी जोर से घूम रहा है, जितनी जोर से घूम रहा है उससे भी ज्यादा तेज गाड़ी चल रही है, ये समझ रहे हो। व्हील जितने, मतलब एक रोटेशन में गाड़ी को, अगर दिमाग से सोचो, एक रोटेशन में गाड़ी को इतनी ही दूर जाना चाहिए था, बट रियलिटी में गाड़ी इतनी दूर पहुंच रही है एक रोटेशन में, व्हील के एक रोटेशन में। ये चीज समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, तो मतलब व्हील स्लिप कर रहा है गाड़ी का। तो बोलो ये बात समझ आई कि नहीं, स्लिप है कि नहीं है, आप बोलो क्या बोलो। फ्रिक्शन क्यों ला रहे हो दिमाग में, हो सकता है पीछे एक जेट लगाओ जो गाड़ी को ले जा रही है, क्यों दिमाग में ऐसे पिक्चर्स ला रहे हो। मैंने पूरी गाड़ी थोड़ी बनाई, मैं व्हील की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बोलो ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, व्हील स्लिप कर रहा होगा।
एक केस और देखो यहाँ पर, फिर से अगेन वही VCOM से इधर की तरफ चल रहा था और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, रेडियस r था, फिर से इधर की तरफ लगा VCOM, इधर की तरफ लगा r ओमेगा। लेकिन इस केस में ना बेटा VCOM इज लेस देन r ओमेगा। इस बार r ओमेगा ज्यादा है बट VCOM कम है। मतलब एक रोटेशन में जाना ज्यादा चाहिए था पर जा कम रहा है। मतलब आप ये समझो कि आपकी कार थी जिसको आप 240 की स्पीड पे चलाने की कोशिश कर लो, अगर आप इसी स्पीड पे लेके जाओगे तो रियलिटी में आपके व्हील स्लिप करने लग जाएंगे। ये भी वही केस दिख रहा है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये दो केसेस क्लियर हुए कि नहीं हुए? यही तो सोचना है, यही समझाना चाहता हूँ मैं। अभी देखो, अभी इसको क्लियर करते हैं तीनों केस। देखो मैंने कहा कि इस बार आर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है, VCOM कम है। मतलब कि पार्टिकल आगे तो कम जा रहा है लेकिन व्हील ज्यादा घूम रही है। मतलब आप इस केस को ऐसे समझो जैसे आप कीचड़ में गाड़ी चला रहे हो, आपकी व्हील्स तो ज्यादा घूम रही है लेकिन क्या गाड़ी आगे जाती है? उतनी आगे नहीं जाती। व्हील क्या कर रहा होता, बार बार स्लिप कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? ये वो केस है, ये वो केस है जो प्रैक्टिकली आपने कभी वैसे देखने की कोशिश शायद की हो ना क्यों, बट हाँ वॉशिंग मशीन को कभी धक्का मारा है, उसके व्हील स्लिप भी करते हैं और रोल भी करते हैं। ये वो वाला केस है। आप जोर से धक्का मारो उसको, वॉशिंग मशीन को, तो उसके व्हील स्लिप भी करेंगे और रोल भी करेंगे। कैसे समझाऊं, कभी प्रैक्टिकली कोई हरकतें नहीं की आप लोगों ने यार। मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो मेरे को पता समझ ही नहीं पाओगे। उस वाले केस को समझना है ना। एक काम करते हैं, आपके पास आपने सबसे स्मूथेस्ट व्हील कौन सी देखी आज तक? स्मूथ होती है नालायक, अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है उसमें। हार्ड रबड़ हो तो, हार्ड रबड़ हो तो बिल्कुल स्लिप करेगा। तो आप उस हार्ड रबड़ को आज घर पे जाके घुमाने की कोशिश करना। हाँ फिर क्या हुआ? आप ऐसे पैडल मारते थे, वहीं पे घूमती रहती थी और थोड़ी थोड़ी सी साइकिल कभी कभी आगे भी चलती थी, बट एक ही जगह पर व्हील घूमता रह जाता था। होता था ऐसा? वही हो रहा है फर्स्ट केस में। सॉरी, फर्स्ट केस में नहीं, इस केस में। फर्स्ट केस में ऐसा है कि उस साइकिल को आप जोर से धक्का मार रहे हो खड़े होकर जमीन से, ठीक है? तो उसकी व्हील कभी कभी घूमेगी भी और कभी कभी नहीं भी घूमेगी, लेकिन साइकिल तो आगे जा रही है। बोलो अब समझ आया कि नहीं आया? पक्का? डन। थर्ड केस पे आ जाओ एक बार। अभी इनको बनाना मत, अब इनके मैं प्रॉपर नेमिंग भी करने वाला हूं। ये है हमारा मेन केस जो मुझे आज का मेरा टारगेट है पढ़ना। अगर ये दोनों वेलोसिटीज बराबर हो, जो कि आप जनरली अपनी गाड़ी में देखते हो, अगर ये दोनों बराबर हो मतलब कि v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा हो, ठीक है? इसका मतलब बच्चों अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो कितनी होगी इस पॉइंट की एग्जैक्टली वेलोसिटी? 0। तो मतलब मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is 0। That means this is known as बच्चों प्योर रोलिंग मोशन। इसको बोलते हैं बेटा प्योरली रोलिंग मोशन, ठीक है? मतलब ये v परपेंडिकुलर बाय r भी बोल सकते हैं। अपन ने इसको कई बार पढ़ चुके हैं। इसी चीज को देखो ध्यान से, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बोला करते थे? v परपेंडिकुलर बाय r। ये अपन ने यहीं पर पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना दिस इज नॉट द फॉर्मूला। हाँ नीट वाले रट सकते हो इसको। जे वालों के लिए कुछ और चीजें आएंगी इसमें। डायग्राम बनाओ। क्या? ये नॉर्मल आपकी गाड़ी जो चल रही है ना, स्लिप कर रही है और क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 है और इसी वजह से सोचो वहां पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं होता। आपकी गाड़ी चलती है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता। अगर प्लेन सर, फिर बेवकूफ ब्रेक,
आप ब्रेक लगाने की कोशिश करते हो तब आप क्या करते हो, उसका आर ओमेगा के साथ छेड़खानी करते हो, उसको कम ज्यादा करने की कोशिश करते हो, फिर उसको कम ज्यादा कम करने की कोशिश करते हो, ब्रेक लगा रहे तो कम करने की कोशिश करो आर ओमेगा को। वो गाड़ी के इंटरनल फ्रिक्शन होता है वहां। अगर सोचो बॉडी रिलेटिवली मूव ही नहीं कर रही किसी सरफेस पर, फ्रिक्शन होगा कैसे? इसकी वेलोसिटी जीरो है, कहां से लगाओगे फ्रिक्शन? आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? अरे बेवकूफ, गाड़ी में होगा अलग चीज है, मैं व्हील्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो जो रट लिया वही हम समझेंगे। अभी तुम्हारे सामने तुमको दिखाया कि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, जीरो, और फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई भी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस होती है। क्या यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है दो सरफेस में? अभी भी समझ नहीं आया इसको। यार मैं तुम्हें कैसे तो कैसे ही समझाऊं यार, तुम मेरा दिमाग खराब कर दो। कोशिश करो खुद का दिमाग यूज करके एक बार समझने की। नहीं तो फिर मैं तो बैठा ही हूँ। सोचो इसको आराम से एक बार। अरे इसमें से टॉपिक ही चोरी हो गया यार। सबसे पहले देखा है? कहाँ पर? ट्रांसलेशन से पहले रोलिंग दे दिया इन्होंने। रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट वन में वो तो वैसे बताया होगा कि रोलिंग होता क्या है, वैसे थोड़ी। डन। अच्छा यहाँ पर दो नाम और मेंशन कर बेटा, इस केस को ना बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, और बेटा इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लिप। फॉरवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप। प्योर रोलिंग का मतलब समझ गए? मेन इसके डेफिनेशन में है, जो भी है डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। ठीक है, उसे बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। अब इसी केस को एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। ये नीट वालों के लिए इफेक्टिव नहीं है अगला जो बता रहा हूँ, बट टॉपिक तो है तो देख तो लो। ठीक है,
हाँ गुड़िया। सर बैकवर्ड स्लोप का एग्जाम जैसे बॉटल कैप को जब हम चंगर से पीछे पुश करते हैं तो पीछे की तरफ मूव करती है, आगे बिल्कुल की तरफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉटल कैप को जैसे आप ऐसे कंप्रेस करके और छोड़ोगे, देखना उसकी ओमेगा ज्यादा होगी और मोशन कम हो रहा होगा। बैकवर्ड स्लिप क्यों बोलोगे यार, आर ओमेगा की डायरेक्शन है उल्टी है उसमें, वो क्यों करना, नहीं तुम गलत जा रहे हो, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। उस केस में ना बस वो लास्ट केस में जब वो डायरेक्शन चेंज कर होता है ना, वहां पर वो चीज मिलेगी मुझे बैकवर्ड स्लिप। ऐसा नहीं है बेटा, इसको तुम गलत तरीके से समझ रहे हो। ये मैंने बताया था, इसका अच्छा एग्जांपल कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी। आप क्या कर रहे हो, व्हील्स तो आपके बहुत ज्यादा घूम रहे होते हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती है, स्लिप कर रहा होता है व्हील कंटिन्यू, तो उसको बोलते हैं अपन बैकवर्ड स्लिप। पीछे गाड़ी स्लिप कर रही है, आप इसको ऐसे समझ लो, दिमाग से ये सोचो, ठीक है। उस केस में फॉरवर्ड स्लिप, ठीक। वो प्रैक्टिकली मैंने देख बहुत कम जगह होता है तो आपको इसलिए क्लिक कम करता है, ठीक है। डन। चल अब थोड़ा सा और देखते हैं अपन स्लिपिंग का केस। अच्छा इसी में एडिट कर दूं, अगर मान लो ये येलो वाला प्लेटफॉर्म है, इसकी भी एक वेलोसिटी होती है, इस येलो वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी भी क्या होती है इस डायरेक्शन में v, ठीक है। इस येलो वाले प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v है। तो इन सब केसेस से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्योरली रोलिंग समझना है, मतलब ये वाली, ठीक है। चाहो तो ये सब निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मैं मेनली इस पे ले जाना चाह रहा हूँ आपको, ये आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो बेटा इस कंडीशन में भी क्या ये ट्रू होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ट्रू नहीं होगा। समझो कैसे, ये हटा दूं पूरी कहानी। अरे वो पूरा ही रीड्स कर रहा है। तो देखो अपन ने क्या बोला बच्चों कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0। ध्यान से देखो, ये पार्टिकल बच्चों इस तरफ जा रहा था VCOM से और इस तरफ मूव कर रहा था ओमेगा से, रेडियस r था, और ये खुद प्लेटफॉर्म भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में देखो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर v वेलोसिटी इसकी नेट वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सोच के देखो, मुझे तो क्या करना है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 करना है। मतलब मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं इस पॉइंट पर VCOM माइनस r ओमेगा ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, v के बराबर। बोलो हाँ कि ना, बात समझ आ रही है। और इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूं VCOM माइनस v इज इक्वल टू r ओमेगा, और मेरे पास यहां से बच्चों निकल के आता है ओमेगा इज इक्वल टू VCOM माइनस v अपॉन r। बेटर है इसको मैं VP बोल दूं, प्लेटफॉर्म, नहीं P मत बोलो, आप लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि अक्सर वो इस पॉइंट को P लिख कर देगा, ठीक है। इस पॉइंट को P लिख कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फॉर्मूला रट लिया तो। बेटर है आप इस चीज से समझ लो। बात समझ आई कि नहीं आई बोलो। ये कौन सी कंडीशन है प्योर रोलिंग की, कब, जब प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा हो। क्लियर हो रहा है हाँ या ना, पक्का। तो बताओ इन दोनों की कंडीशंस क्या होगी, ये आप लोग बनाओगे। हाँ मूविंग कंडीशन विद प्लेटफॉर्म, हाँ। मतलब अच्छा पूरा ही बता दो। मैंने कहा प्लेटफॉर्म चल रहा है, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है, इस पे आप भी चल रहे हो। मैं क्या बोलूंगा, दोनों की वेलोसिटी 0 कब हो सकती है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर अगर देख रहा है, जब दोनों सेम वेलोसिटीज चल रहे हो, तभी तो बोल सकता हूँ कि उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये बात समझ आई कि नहीं आई।
तो मैंने सिंपल सा कहा कि अगर मैं इसको देखूं VCOM माइनस आर ओमेगा वेलोसिटी होगी इसकी, इसके पॉइंट की जो कांटेक्ट कर रहा है, उसको मैंने किसके बराबर रख दिया, प्लेटफॉर्म की स्पीड। तो इस केस में यहाँ पर होगा, सॉल्व किया इसको बस। ठीक है, हाँ बढ़िया। क्या बेटा? हाँ, ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक पॉइंट ऊपर वाला है, ये वाला, मतलब जो कांटेक्ट में, और एक ये प्लेटफॉर्म का पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, क्या चीज? नहीं, दोनों एक हमारे डिस्क या सिलेंडर या स्फीयर के ऊपर पॉइंट, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड का है, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, उसे प्योर रोलिंग कहते हैं। ये मैंने देखो, ये v वेलोसिटी नीचे वाले पॉइंट के लिए, जो प्लेटफॉर्म का पॉइंट है, और ये VCOM इस स्फीयर डिस्क जो भी था अपना बॉडी, उस बॉडी के लिए था, और r रेडियस थी उस बॉडी की। ठीक है, v उस प्लेटफॉर्म के पॉइंट के। अगर बेटा गाड़ी के व्हील्स पे फ्रिक्शन लग रहा होता ना, तुरंत टायर खत्म हो जाते, 2 दिन भी नहीं चलते टायर। कम ज़्यादा करेंगे तब फ्रिक्शन लगेगा, और वो केस होगा वहाँ पर, वो भी बताऊंगा, भी अगला टॉपिक है इसमें। फ्रिक्शन कभी भी मतलब अपन एक डायरेक्शन नहीं बोल सकते किस तरफ लगेगा किस तरफ नहीं लगेगा। अभी देखते जाओ कैसे कैसे लगाते हैं फ्रिक्शन। कहीं भी लग जाएगा, आगे भी लगेगा पीछे भी लगेगा। रोटेशन में, इसलिए तो रोलिंग फ्रिक्शन को मैंने उस जगह पर अलग छोड़ दिया था कि रोलिंग फ्रिक्शन की बात वहां करेंगे रोटेशन में। अभी मैंने बताया नहीं फ्रिक्शन, क्यों जल्दीबाजी? अरे आपको थोड़ी जाना गोंदेव जी मंदिर, बायो की क्लास लेने के बाद। वैसे सर कह भी रहे थे आज 2-2.5 घंटे क्लास, चैप्टर मिड में चल रहा है क्या आप लोगों का? पता नहीं, मैं बैठा हूँ ना। डन हो गया। अच्छा पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटे छोटे से, अगर होता है तो। नहीं छोड़ो, सीधा फ्रिक्शन पे आ गए इसमें। पहले रोलिंग के तो करवाते क्वेश्चन, सीधा इसके डाल दिया उन्होंने, व्हील स्लिप के केसेस दे दिए सीधे। चलो रोलिंग के करवाते हैं, फिर और क्या करेंगे। ठीक है, डन, इजी। अच्छा अब देखते हैं, कुछ बालक पूछ रहे थे फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन। चलने दो, रोलिंग मोशन में सब चल रहा है। एक्चुअली में देखो, इस टॉपिक को मैं रिदम में बता ही नहीं सकता। इस टॉपिक में मुझे कंसेप्ट सिखाना है, या तो कोशिश ये है कि न्यूमेरिकल से सिखाऊं, न्यूमेरिकल से रो दोगे,
बेटर मैं डायरेक्ट सिखा देता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल से मुझे पता है दाड़े मार मार के रोगे तुम लोग। चलो अच्छा एक चीज बताओ, अगर व्हील, वापस से सोचो, VCOM और R ओमेगा दोनों बराबर हैं, प्लेटफॉर्म की कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की कोई वेलोसिटी नहीं है, VCOM R ओमेगा के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, आप एक बार के लिए सोच के देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे रखा था, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था म्यू, लेकिन बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर इसकी वेलोसिटी 0 थी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता था, किस डायरेक्शन में लगाओगे? हाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू एन। बेटा एरियल के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। बेटा जब इसकी वेलोसिटी ही नहीं है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, तो फ्रिक्शन क्यों आएगा, भूल गए? ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों आएगा, कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट केस, अब देखते जाओ एक एक करके केसेस समझते चलते हैं। आर ओमेगा कम है, फर्स्ट केस, ये तो फर्स्ट हो गया, चलो हटाओ। सेकंड केस, अगर V इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, V ज्यादा है आर ओमेगा कम है, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो बेटा अगर एक पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर प्लस आर ओमेगा, और इधर की तरफ लग रहा होगा एक वेलोसिटी। अभी भी मैंने फ्रिक्शन लिखा है, म्यू एन नहीं लिखा, क्यों? म्यू एन क्या लिमिटिंग कंडीशन है, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर ये ओवरकम कर गया तो फिर क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज म्यू एन लग जाएगा, और फिर उसके बाद हो सकता है अगर ये वेलोसिटी फिर भी ज्यादा हुई, मतलब सॉरी v ज्यादा हुई, तो ये स्लिप कर जाएगा। लेकिन ये कब के केस में है, कब के केस में है ये, रोलिंग के केस में। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ फ्रिक्शन? इसमें भी जाके दो केसेस हो जाएंगे, कौन सा, मतलब तीन केसेस, कहाँ कहाँ, पहला केस हो सकता है f की वैल्यू एक कम अमाउंट में लगे, कम अमाउंट में लगे तो सिर्फ f लगे। वैसे लिखना गलत है क्योंकि वेलोसिटी और फ्रिक्शन है, प्लस लिखना गलत है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ये बोल देता हूँ। फ्रिक्शन भी इसी तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो बेटा पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू f लग सकती है, फर्स्ट केस ये कह रहा है। सेकंड केस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन लग सकती है, ठीक है। और थर्ड केस, अब म्यू एन पे फ्रिक्शन स्टिक हो गया लेकिन उसके बाद भी व्हील स्लिप कर जाए, और अगर मेरी व्हील स्लिप कर रही है तो f की वैल्यू क्या होगी, हमेशा म्यू एन लग रही होगी, कब, जब व्हील स्लिप कर चुका हो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मेरी व्हील स्लिप कर चुकी है मतलब म्यू एन फ्रिक्शन की वैल्यू अब लग रही है। सडनली बहुत तेज ब्रेक लगाते हैं तो यही हादसा होता है। वैसे तो हमारी गाड़ी में कुछ अलग ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन की कहानी खत्म हो जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, स्टैटिक फिर काइनेटिक। कभी देखा गाड़ी घसीटते हुए, खूब जोर से ब्रेक लगा देते फिर गाड़ी घसीटने लग जाती है। वैसे अब की गाड़ियों में नहीं होता, अब ABS सिस्टम्स होते हैं, मैंने बताया भी था ABS क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, बट पुरानी गाड़ियों में हुआ करता था, ठीक है। आपकी साइकिल में अभी भी होता है, ABS नहीं आते साइकिल में, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये केस समझ आया अच्छे से? थर्ड केस देखें, इसीलिए मजा आता है रोटेशन पढ़ने में, सबके तोते उड़े हुए। नहीं आ रहा क्या समझ में, समझ में नहीं आ रहा, समझ में सब आएगा, मुझे अच्छे से पता है, समझ में सब कुछ आएगा लेकिन बाद में नहीं आएगा। अरे किसने हाथ उठाया फिर वापस रख दिया, हाँ कार्तिक। सर पहले वाले केस में न्यू एन क्यों नहीं लगा, जब उसमें भी तो स्लिप हो रहा था टायर। बेटा म्यू एन एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, लेकिन अगर उससे कम चल रहा हो तो न्यू एन लगेगा। जब वो पूरे फोर्स, मतलब एक्चुअली में देखो अभी एक्सेलरेशन का केस भी बताऊंगा तो फिर वहां पर फोर्स में और अच्छे से बता दूंगा तुम्हें।
बट मान लो कि वो आगे की तरफ बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन इतना फोर्स नहीं लगा पा रही कि पूरा फ्रिक्शन कवर कर ले। तो मतलब सर एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ये पार्टिकल इधर की तरफ एक फोर्स की वजह से चल रहा था एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से, क्या फ्रिक्शन इसके पीछे की तरफ लग रहा होगा म्यू एन? जरूरी नहीं है। म्यू एन कब लगेगा? मैंने इसके कितने क्वेश्चंस करवाए, म्यू एन सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब यहाँ पर लगने वाला फोर्स इस म्यू एन के बराबर हो या इससे ज्यादा हो जाए। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ करता था। भूलभाल गए? हाँ, एक्चुअली वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स पे डिपेंड करता है ना म्यू एन। फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए फालतू में लिखवा दीजिए। थर्ड केस, अगर मेरा v कम हो और r ओमेगा ज्यादा हो, मतलब गाड़ी चलने की चेष्टा तो कर रही है लेकिन चल नहीं पा रही, गाड़ी चलने की कोशिश कर रही है लेकिन चल नहीं पा रही, मतलब व्हील्स बहुत ज्यादा घूम रहे हैं लेकिन स्लिप कर। कौन सा स्लिप था वो? तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ये मेरी बॉडी है, ये रोल कर रही है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी v थी, इस तरफ लग रहा होगा आर ओमेगा, लेकिन आर ओमेगा बहुत ज्यादा लग रहा है तो इसकी वजह से फोर्स भी आ रहा होगा। वैसे तो मैं हिसाब से बताऊं, छोड़ो मारोगे, इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा। सेम यही केसेस यहां भी बनेंगे। ठीक है, अगर म्यू एन को एक्सीड कर गया तो ही स्लिप करेगा, वरना स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, अगर बच्चों मान लो स्लिप नहीं कर रहा तो उस केस में फ्रिक्शन क्या हमेशा लगता रहेगा? नहीं, वो फ्रिक्शन कोशिश करेगा आर ओमेगा को बराबर कर देने का। आर ओमेगा कैसे बराबर करेगा, अब ये आगे समझेंगे। हाँ, मैंने कहा कि अगर फ्रिक्शन म्यू एन नहीं लग रहा है, मतलब व्हील स्लिप नहीं कर रहा है, तो व्हील स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या हमेशा लगता रहेगा? नहीं, वो फ्रिक्शन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, अभी आगे बताऊंगा। अभी फ्रिक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वापस से वो धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर देगा प्योर रोलिंग। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, व्हील स्लिप थोड़ी कर जाते हैं, वो ये मैं बोल रहा था वो एग्जांपल ही था। आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, क्या व्हील स्लिप करने लग जाती है? नहीं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो व्हील स्लिप नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है गाड़ी की, और वापस से वो क्या अचीव कर लेता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और फिर से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, आप गाड़ी की चलती हुई गाड़ी में से इंजन ऑफ कर दो, चलती हुई साइकिल में पैडल मारना बंद कर दो, इंजन तो कैसे ऑफ करोगे, पैडल मारना बंद कर दो। तो एक्चुअली में बेटा वहां पर गाड़ी के इंटरनल व्हील्स के फ्रिक्शन की वजह से उसकी आर ओमेगा धीरे धीरे कम हो रही है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, v को भी रिड्यूस करवाएगा, वेलोसिटी v की वैल्यू रिड्यूस करवाएगा। वहां पर गाड़ी का इंटरनल फ्रिक्शन है ना, अगर नहीं हो तो बिल्कुल गाड़ी को एक बार स्पीड जिंदगी भर चलती रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन था ही नहीं ना, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन था ही नहीं उसमें। चलो इसको नोट करो, अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। अच्छा, इनमें ना थोड़ी सी जगह आप लोग छोड़ लेना थ्योरी लिखने के लिए, जो आप लोग खुद लिखोगे जो समझ में आया है। आज जाके घर पे लिखना इस थ्योरी को, वरना भूल जाओगे सारा जो भी समझाया मैंने। ठीक है, यहाँ वो क्या बोल रहा था मैं, एक्चुअली में आर ओमेगा कम होता जाएगा तो वी सी ओ एम भी ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन आ जाएगा। आर ओमेगा धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गया, आर ओमेगा रिड्यूस होने लग गया तो वहां पर एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, और वो हाँ, नहीं वो उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहां पर, और वहां पर वो फ्रिक्शन क्या करेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी को रिड्यूस करवाएगा, मतलब एक नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, वो वेलोसिटी को रिड्यूस। हाँ,
म्यू एन से मतलब म्यू एन एग्जैक्टली लगने लग गया तो अबाउट टू स्लिप ही बोलेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली वो कंडीशन भी हो सकता है जहाँ पर म्यू एन पे भी स्लिप ना कर रहा हो, और एक कंडीशन उसके बाद क्या होगी, म्यू एन को भी एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो वहां तो कंफर्म स्लिप कर जाए। मेरे से पूछ लिया करो, मैं कोई इज्जत ही नहीं। क्या हो गया, मेरे से पूछो। अभी भी नहीं पूछना मुझसे। हाँ हाँ, मैंने ये बताया था कि जब भी व्हील स्लिप कर रही होगी तब फ्रिक्शन डेफिनेटली म्यू एन लग रहा हो, मतलब ये अबाउट टू स्लिप की कंडीशन होती है, इसके बाद तो स्लिप करेगी ही करेगी डेफिनेटली। म्यू एन लग गया फ्रिक्शन, उससे भी ज्यादा आपने वेलोसिटी इंक्रीज करवाई है, तो फिर वो स्लिप करेगी ही करेगी, फिर कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मल गाड़ी चल रही है, रुको समझते हैं भाई, एक मिनट इसको नोट डाउन करो, समझते हैं। ये दोनों केसेस, ये दो दो एरो जो बताए, ये तो मैंने बताया दो केसेस पॉसिबल है, मतलब दो मेनली केसेस बताए थे, एरो वैरो कुछ नहीं हो, दो केसेस थे वो। इसमें भी मतलब सेकंड केस के अंदर भी दो चीजें पॉसिबल थी, कि एक तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ लग रही हो जो म्यू एन से कम हो, तो उस केस में व्हील कभी स्लिप नहीं करेगा। लिख दूं, एफ इज लेस देन म्यू एन, डू नॉट एस एल डबल ई पी, ठीक है। गौरांगी नहीं आया समझ में बेटा? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी गोंदिया जी मंदिर जा रहे हो तो वहां पर फिसल पट्टी पे ना सिर्फ दांतों के बल फिसलना, दांतों से चिंगारी निकलनी चाहिए। मैंने कब मना किया? मैंने मना नहीं किया, पर मैंने हाँ भी नहीं किया। क्या? अभी ये डायरेक्शन को छोड़ो, अभी डायरेक्शन में वापस पूरा बताने वाला हूँ। मैंने सोचा था आज एक्सेलरेशन भी बता दूंगा, लेकिन अब मैं वेलोसिटी पे आज खत्म करूंगा। अब इसकी इसको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा डायग्राम बनाकर। हमारे बच्चे बैल हैं। क्या हुआ? अब क्या करूँ, तो बताना तो पड़ेगा। अब वो अभी तक उसी केस में नॉर्मल गाड़ी चलेगी तो कहाँ क्या होगा, वहीं पे बैठी है अभी तक, और वो कम से कम पूछ तो रही है। कुछ बच्चे तो पूछ भी नहीं रहे, लेकिन पता है मुझे हकीकत क्या चल रहा है। मैं एक नॉर्मली बात कह रहा हूँ। आपको लग रहा है मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन उस साइड बैठे हुए सारे बच्चे ही सोच रहे हैं मुझे देख रहे हैं। अच्छा, मजा आ रहा है, रोटेशन में नहीं आ रहा? अभी देखो, अभी तो अगला समझते हैं, मजा आएगा। अभी देखो, देखो इसमें सिर्फ सोचना है, दिमाग, इमेजिनेशन पावर आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रोटेशन समझ में आएगा। नहीं है ना इमेजिनेशन पावर, है ही नहीं। यहाँ बता रहे थे ना। अब कल की क्लास में फिर एक्सेलरेशन करेंगे, इसमें खत्म। परसों की क्लास में रोटेशन, रोटेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे। चाहते हैं दिवाली से पहले रोटेशन खत्म हो जाए। परसों के बाद रख लूँ मैं, दिवाली के दिन? नहीं, दिवाली के बाद तो रखेंगे ही। देखते हैं, मैसेज मिल जाए ग्रुप पे।
बेटा 3 के बाद छोड़ो, 2 तारीख से मैथ्स की क्लास चालू हो जाएगी। हाँ तो खुश हो ना। तो देखो जरूरत ज्यादा आप लोगों को फिजिक्स में है, या आप लोगों को भी लग रहा होगा। नहीं लग रहा, कोशिश तो है कि ना पढ़े। एक्चुअली मैं उन तुम लोगों की जूलॉजी की क्लास ना मेरी वजह से लग रही है, और उन्होंने मुझसे पूछा था उस दिन कि इन लोगों की यार फिर छुट्टी हो गई, इनकी क्लास ही नहीं हो पाई, ऐसे कैसे, लो मेरे बाद ले लो आप क्लास। तो मैंने ही लगवाई है क्लासेस सारी आपकी। चलो, एज यूजुअल यहाँ तक का लिख लिया आप लोगों ने, समझने के लिए नहीं पूछ रहा, लिख लिया। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। बिना रोए कंसंट्रेशन के साथ जो डायग्राम बना रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। अब सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये मैंने 2 पॉइंट के नाम लिखे, पी और ओ। पी मेरा वही पॉइंट है जो सर्कल, मेरे डिस्क पे सर्कल सिलेंडर जो भी मानना है, रिंग सिलेंडर स्फीयर जो भी मानना है सब मान सकते हो। तो वो पॉइंट है पी जो इस सरफेस को कांटेक्ट कर रहा है, और ओ वो पॉइंट है जहां पर वो पार्टिकल इसको कांटेक्ट कर रहा है। ये बात क्लियर है। प्योर रोलिंग के लिए मैंने क्या बोला, दोनों की स्पीड बराबर हो जाए, या एक्चुअली में नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। ठीक है। तो प्योर रोलिंग के लिए तो पहला केस मैंने क्या बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पी एंड ओ इज 0। ये बात क्लियर है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्योर रोलिंग। अब इसमें एक एक करके केसेस समझने की कोशिश फिर से करते हैं, शायद आ जाए समझ में। ठीक है, ये मेरा पार्टिकल एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से आर रेडियस के साथ घूम रहा था, जिसका सेंटर ऑफ मास की स्पीड वी सी ओ एम थी। ठीक है, कहानी सुनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। पहले ना ये पार्टिकल वी सी ओ एम इज इक्वल टू आर ओमेगा से चल रहा था। वी सी ओ एम इज इक्वल टू आर ओमेगा से चलने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ, इस पार्टिकल में क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा? देखो अगर O और P के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं है तो फ्रिक्शन कहां से आएगा? फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव वेलोसिटी अकर बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस, तो फ्रिक्शन लगता है। ना तो फ्रिक्शन ही नहीं है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। बोलो ये बात क्लियर है, हाँ कि ना? पक्का? तो मतलब यहां पर बोल सकता हूं F इज इक्वल टू 0। पहले केस समझ आया, आगे चलो। नॉर्मल गाड़ी बेटा ऐसे ही चलती है, हो गया। अब बेटा क्या हुआ, सडनली अक्षिता को सामने दीवा दिख गई। ये गाड़ी चला रही थी, इसको दीवा दिख गई, तो क्या करेगी? एक्सीलेटर पैर रख दिया इसने। ठीक है, इसने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया। तो बेटा एक्सीलेटर पे जैसे ही पैर रखा तो उसने क्या कोशिश करी, गाड़ी का इंजन ओमेगा को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब वो जैसे भी कर रहा मुझे नहीं पता, ओमेगा को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि क्या हुआ, आर ओमेगा कुछ देर के लिए VCOM से ज्यादा हो गया, हाँ कि ना? आर ओमेगा कुछ देर के लिए VCOM से ज्यादा हो गया। अब ये जैसे ही आर ओमेगा बढ़ेगा, आर ओमेगा बढ़ गया, तो देखो इसकी नेट वेलोसिटी किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी।
आर ओमेगा ज्यादा हो गया तो इस पी पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी, वी से ज्यादा हो गया ना, वी सी ओ एम से आर ओमेगा इस तरफ होने लग जाएगी। तो बेटा इस तरफ जैसे ही नेट वेलोसिटी बढ़ने लग गई, क्या करेगा, इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स अराइज कर देगा ये। अब उस फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, आपको लगेगा कि VCOM कम हो जाएगा सर, नहीं, एक्चुअली में इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वो मेरा ओवरऑल कहानी क्या बनाने वाला है कि बेटा इसमें फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी VCOM को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। यहाँ भी समझ में, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, मतलब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा, तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी रिड्यूस ही नहीं करता, देखो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन इस तरफ लगा, ये बात क्लियर हुई, क्यों लगा फ्रिक्शन इस तरफ, क्योंकि आर ओमेगा इधर लग रहा था। और वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पर क्या कर देगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा। और ये कब तक करेगा, जब तक फ्रिक्शन, इसमें भी देखो केस ए बी सी करके डालता हूँ, ए फ्रिक्शन लेस देन हो म्यू एन से। बोलो ये बात क्लियर हुई, फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली म्यू एन कब लगती है, जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच जाए। अभी मैंने ये बोला ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूरी नहीं पहुंच गया, हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है 40 न्यूटन तक का फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन 4 न्यूटन में काम हो रहा है मेरा, 40 न्यूटन क्यों लेंगे काम में। बात समझ आई, फर्स्ट केस ए पार्ट। बी पार्ट, अक्षता को सडनली याद आ गया कि उसने उस दिन मुझे चॉकलेट भी नहीं दी थी, इसने फुल एक्सीलरेटर दबा दिया, ठीक है, फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। एक्चुअली में इसके पास पीछे स्टीम टरबाइन भी थी गाड़ी में, वो भी प्रेस कर दिया, ठीक है। हाँ, तो इसने क्या किया, आर ओमेगा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा आर ओमेगा को बढ़ा दिया, वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी, होगी इंक्रीज होना शुरू, क्यों होगी, क्योंकि भाई म्यू एन लग रहा था। लेकिन इसने इतना ज्यादा सडनली बढ़ा दिया कि उसने आर ओमेगा फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर गया। तो अब क्या हो जाएगा, व्हील स्लिप कर जाएगी, हाँ या ना, व्हील स्लिप कर जाएगी। तो सेकंड केस आर ओमेगा अगर उसने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो एफ इज इक्वल टू, मे बी इक्वल टू एफ, तो यार मे बी क्या, एफ इक्वल टू म्यू एन के पहुंचा देगा। और ये कंडीशन होती है अबाउट टू कौन सा स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप, अबाउट टू बैकवर्ड स्लिप। मतलब अब अगर मैं कभी क्वेश्चन में आपको लिख कर दूं बैकवर्ड स्लिप कर रहा है पार्टिकल, तो क्या दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहां पर फ्रिक्शन म्यू एन लग रहा होगा। क्लियर हो जाएगा पक्का। तो बैकवर्ड स्लिप वर्ड सुनते ही समझ लेना फ्रिक्शन म्यू एन लग रहा होगा, किस तरफ, फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा। अगर बैकवर्ड स्लिप है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ। अब क्लियर पक्का। थर्ड केस, थर्ड केस खुद बताओ, बना सकते हो। जब VCOM, ये डायग्राम जूम आउट इससे होता है, हाँ गुड़िया, सर अगर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा तो बैकवर्ड मूव कैसे होगा? यार फ्रिक्शन आगे लग रहा है, बैकवर्ड स्लिप तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया ना, इस जिस कंडीशन में VCOM कम होता है आर ओमेगा से, उसको बैकवर्ड स्लिप कहते हैं। अपन ने नाम पढ़ा ना खुद ही, देखो पीछे कॉपी में, ओके सर। ठीक है। कंडीशन को बैकवर्ड स्लिप कहते हैं बेटा, जब V हमारा क्या हो, आर ओमेगा से कम हो। लेकिन बैकवर्ड स्लिप करेगा कब, मैंने वो चीज सिखा दिया आपको, अब बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। क्या, थर्ड केस दिखेगा ये कलर,
अगर VCOM इज ग्रेटर देन आर ओमेगा हो तो मतलब क्या हुआ, इसको सडनली, अक्षिता फिर से गाड़ी से जा रही थी, इसको सडनली तारा सिंह दिख गई, क्या करेगी, ब्रेक लगाएगी, क्यों, खुद पे रिस्क नहीं ले सकती ना, ब्रेक लगाएगी, इसने ब्रेक लगाया, एक्चुअली मैं डाउट में थी तारा सिंह है कि नहीं है, इसलिए इसने थोड़ा सा ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो बेटा क्या होगा, आर ओमेगा की वैल्यू VCOM से कम है, उस केस में इस पॉइंट की, P पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या इस तरफ होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी अगर P की O के रेस्पेक्ट में आ गई इस तरफ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, बोलो ये पहला पॉइंट क्लियर, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा फर्स्ट केस में, मतलब इसमें फिर से ए पार्ट अगर मैं बोलूं तो F इज लेस देन लग रहा होगा, लेकिन म्यू एन के 40 न्यूटन तक की औकात थी मान सकता हूं मैं, लेकिन वो जरूरी थोड़ी उतना ही फ्रिक्शन लगा देगा, जितना उसको सामने फोर्स मिल रहा होगा उतना ही रिटेलिएशन फोर्स लगाएगा, क्लियर हुई नहीं बात, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया तारा सिंह ही है, अब क्या करेगी, फुल ब्रेक लगाना पड़ेगा, फुल ब्रेक इसने जैसे ही लगाया, क्या आर ओमेगा बहुत बहुत कम है VCOM से, क्योंकि उसने गाड़ी के व्हील्स को ही सडनली रोक दिया, आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट व्हील्स रुकने की कंडीशन पे आ गए, यही तो होता है ब्रेक के केस में, आर ओमेगा कम करना शुरू कर दिया उसने, आर ओमेगा जैसे ही कम करना शुरू कर दिया, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, एक कंडीशन तक फ्रिक्शन लगेगा, एफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू एन, हाँ या ना, लेकिन मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन कम पड़ जाए, जितनी जरूरत थी उससे भी कम पड़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, व्हील स्लिप कर जाएगी, स्किट जिसे बोलते हो आप, गाड़ी का स्किट करना, वो यही होता है, बोलो अब भी समझ आया कि नहीं आया, पक्का ना, सक्सेस, रोलिंग मोशन में कुछ क्लियर है, तो ये वाला क्या है, अबाउट टू बैकवर्ड स्लिप की कंडीशन और फॉरवर्ड स्लिप की कंडीशन लिख, क्या चीज, बिल्कुल स्लिप हो चुकी, अब देखो इसमें भी कंडीशन है बहुत ज्यादा, इसमें भी कंडीशन क्या है, तो आगे जाऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बता नहीं रहा हूँ, उतना नहीं आएगा, अगर तुम जानना चाहते हो, फिजिक्स सीखना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल, अगर व्हील बिल्कुल जीरो पे स्टॉप पे आ गया, बिल्कुल जीरो पे आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर व्हील जीरो पे नहीं आया तो स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ गए, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में तो लेके नहीं जा रहा हूँ, क्या, क्या चीज, अच्छा अभी इसमें काइनेटिक और स्टैटिक की कंडीशन तो बताई नहीं है मैंने, वो भी होता है, वो बता दूं फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार, बट इमेजिनेशन पे, अब सोचो इस चीज में ऐसा एक भी चीज नहीं है जो आपको याद करनी हो, याद करने वाली एक भी चीज नहीं है, और ये सिर्फ वही कर सकता है जो सोच सकता है, जिसकी थिंकिंग कैपेसिटी है, जो रील्स देख रहा है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है बेटा, समझ रही हो क्या कह रहा हूँ, टारगेटेड कह रहा हूँ मैं, ये तरुश्री उधर देख रही है, मैं तरुश्री को कह रहा हूँ जानबूझ के उधर देख रही है, नहीं, तो रील्स कम देखा करें, कम क्या देखा ही ना करें, क्यों देखना है, पूरी जिंदगी पड़ी है रील्स देखने के लिए, जब लगे फील होने लग जाए कि अब धरती पे बोझ है, तो रील्स देखना शुरू कर दो, एक IAS ऑफिसर बना था एक, मतलब सेलेक्ट हुआ था UPSC में, तो उससे इंटरव्यू में पूछा कि आप कैसे सेलेक्ट हुए, आपने मेहनत कैसे की, बोला मैं रील्स देखता था, रील्स देख के सेलेक्ट हुए हो, तो बोले नहीं, मैं जब रील्स देखता था तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में कुछ भी करना है, ये तो नहीं करना है फिर सेलेक्ट हुआ हूँ। और एक इंटरव्यू था, एक कंपनी सेक्रेटरीट थे, काफ़ी यंग थे वो, ऑलमोस्ट शायद 24 या 5 ईयर्स के होंगे,
इन BMW, कंपनी सेक्रेटरीट थे। तो उनसे मीडिया इंटरव्यू ने पूछा कि आप BMW में इतने कम उम्र में कंपनी सेक्रेटरीट बन गए हैं, तो आप BMW कितने टाइम में खरीद लेंगे? खुद BMW कितने टाइम में खरीद खरीद लेंगे? तो आंसर था 30 साल। BMW 30 साल लगेंगे आपको खरीदने में? बोला अच्छा आप कार की बात कर रहे हो। उसकी थिंकिंग स्किल देखो कहाँ पर सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं BMW खरीद लेंगे तो कार तक सोच रहे हैं, वो बोल रहा है BMW कब तक खरीद लेंगे, ऑलमोस्ट 30 साल। वो BMW को ही खरीदने की बात कर रहा है। चल, हाँ बालक, अभी भी है इसमें डाउट बचा है? हाँ, फिर हाँ, अरे ये बैकवर्ड था तो ये फॉरवर्ड ही होगा ना बेटा। ये भी बोल रहा है मैं रद्दी का ठेला खरीदूंगा। अरे कार्टून कैरेक्टर था ना कोई, टुनटुन मौसी, मेरे को क्लिक कर रहा था ये। छोटा भीम में था ये टुनटुन मौसी, है ना? किसी का नाम रखेंगे। वो तो कमोलिका और वो तो हो गए डन है। अब एक टुनटुन मौसी भी आएगी कैरेक्टर। क्लास में फोन उठाओगे? चलो डन। थोड़ा सा एक्सेलरेशन के केस को समझे। मैंने मना थोड़ी किया है जाने के लिए, बस हाँ नहीं किया है। अरे जाओ जाओ, चल जाओ, मतलब मेरी तरफ से फ्री हो, मैं नहीं रोकने वाला। क्या? अच्छा ये फ्रिक्शन आ क्यों रहा था? क्या फ्रिक्शन वेलोसिटी की वजह से? अरे जाके बात कर लो ना। फ्रिक्शन किसकी वजह से आ रहा था? क्या वेलोसिटी की वजह से फ्रिक्शन आ रहा था? फ्रिक्शन एक फोर्स है, और वो फोर्स की वजह से ही आ सकता है। एक्चुअली में वेलोसिटी थोड़ी फैक्टर था उसके पीछे, फोर्स था फैक्टर। तो अब आते हैं जरा एक्सेलरेशन वाली कहानी में। कल आप लोगों में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मैंने एक छोटी सी चीज गलत बताई आप लोगों को। मैं देख रहा था कि दिमाग दौड़ाते हो नहीं दौड़ाते, लेकिन किसी ने नहीं दौड़ाया। कल एक्सेलरेशन निकाला था हम लोगों ने, देखो पेज पलट के। क्या हो गया, कॉपी बदल गई? क्या हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला था? आप लोगों ने सीधे सीधे ए सी यू एम इज इक्वल टू आर एल्फा लिख दिया। किसी को याद नहीं आया कि अगर पार्टिकल रोटेशनल मोशन करे तो उसमें एक एक्सेलरेशन और भी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन कल बताया था ना वेलोसिटी के बाद। तो किसी ने पूछा ही नहीं एसी के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो होता वहां पर। ये क्या बैग लेके भाग गई क्या? उसको जाने के लिए किसने बोला? अभी 10:30 बजे जाती ना। फोन करके बुलाते वापस। 15 मिनट पहले भाग गई। मैं सोचा फोन पे बात करने जा रही है। वही करेंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, और उसको ये प्योर रोलिंग मोशन का एक्सेलरेशन ही पढ़ाऊंगा। वो 15 मिनट उसको 500 साल जैसे लगे फिर। चलो, तो बेटा वहां पर एक एक्सेलरेशन एसी भी आता, जिसके बारे में तो आप लोगों ने बात ही नहीं की मुझसे। मैं सोच रहा था शायद कोई तो दिमाग दौड़ा के पूछोगे मुझसे, सर एसी क्यों नहीं आया? किसी ने नहीं पूछा। पढ़ते हो घर जाके कॉपी? नहीं पढ़ते हो? सच सच बताओ, नहीं पढ़ते ना? हाँ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो? वरना पूछ लेते। आपको पता है ना। तो बेटा थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ो यार, फिजिक्स कोई अलग से थोड़ी बन जाएगी। चलो, अब कुछ नया। हाँ बालक, ठीक है।
उसने कम करने के लिए तो बोला है। अरे क्या कर रहे हो, टाइम खराब करवा रहे हो। खुश। अच्छा बच्चों, तो देखो, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल पहले तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से चल रहा था शांति से, फिर सडनली क्या हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मैंने इंक्रीज किया। आप या तो ये समझो, या फिर ये समझो मैंने इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक अल्फा इंट्रोड्यूस कर दिया। आया ना, एक अल्फा दे दिया। अब इंजन से एक्चुअली में टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क से आई अल्फा आता है, टॉर्क जनरेट कर दिया, अल्फा आ गया। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और रेडियस आर से घूम रहा था, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और रेडियस आर से। लेट अस सपोज इस पॉइंट पर जितना ACOM था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था, उतना ही इस तरफ क्या लग रहा है, आर अल्फा। बोलो यस और नो, दोनों बराबर लग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा, इस सिचुएशन में क्या इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो है? मैंने मानने के लिए कहा, ऐसा मान लो। वैसे तो फ्रिक्शन का केस हो सकता है आएगा, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ मान लो कि आर ACOM इज इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा। तो क्या होगा, इस पार्टिकल P, जिसको पॉइंट P नाम दिया था मैंने, उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो। बहुत चांटे खाओगे, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन थोड़ी, एक्सेलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी थोड़ी जीरो हो जाए। पहली दूसरी बात, क्या इसका एक्सेलरेशन जीरो है? सोच के बताओ। नहीं बेटा, पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन भी है जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं पूछा मुझसे, वो ये था, इस तरफ भी तो एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल AC। आया ना, और ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या कर रहा है? तो अब सोचो जरा, अब मोशन को अगर समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करो। मैं इस पॉइंट P को मेरे हाथ से इंडिकेट कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये पॉइंट P सरफेस के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी इस तरीके से मूव नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, सडनली इससे कांटेक्ट छोड़कर ऊपर उठ जाता है। ध्यान से देखो, और यही तो करता है ये P पॉइंट, यहाँ से क्या करता है, ऐसे मूव करके इधर चल जाता है। क्या करता है वो, क्या इस सरफेस पे स्लिप करता है? वो नहीं करता। वो क्या करता है, इस पे मूव करके ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर मूव करने के लिए भी तो उसे एक एक्सेलरेशन चाहिए, जीरो पे था वो, तो एक्सेलरेशन देखो ऊपर जाने के लिए कौन दे रहा था इसको, AC। ठीक है, तो यहाँ पर AC क्या काम कर रहा था, इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव करवा रहा था। ये बात क्लियर है? तो आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि P पॉइंट पर अगर प्योरली रोलिंग हो रही है तो वेलोसिटी जीरो है, इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ कार्तिक। सर इसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो भी होती है, एक्सेलरेशन बेटा ये बताओ। सुनो सुनो सुनो, AC भी जीरो नहीं है और वो भी लीनियर एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो टुवर्ड्स द सेंटर है और ये टुवर्ड्स द टेंजेंट है, आर अल्फा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 80। हाँ राजवंश। सर ये समझ नहीं आएगा। सर्कुलर मोशन याद है? सर ये वो तो ठीक है, पर इसमें जो आपने बताया मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। अभी फिर से बताता हूँ। मैंने बोला एक ऐसी सिचुएशन मान लो जिसमें ACOM आर अल्फा के बराबर, तो भी अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो एक और एक्सेलरेशन होगा, किधर, C की तरफ, सेंटर की तरफ। कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो सेंट्रीपिटल, देखो ये दोनों एक्सेलरेशन बराबर है और वेलोसिटी इसकी पहले से जीरो थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा मैंने पहले से दे रखा था। तो बेटा ये क्या करेगा, पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, यहाँ से उठाकर ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। पार्टिकल इस पे कभी स्लाइड नहीं करेगा, मैंने यही बात तो बोली। ये बात मैं पिछले इतनी देर से समझाते हुए यही आ रहा हूँ, पार्टिकल स्लाइड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा, और ऊपर उठाने के लिए एक एक्सेलरेशन मिला उसे, कौन सा, AC। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नेट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, या ऐसा कुछ भी करके 2-4 ऑप्शन दे दे, पर आपको एक ऑप्शन ये दे दे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, तो आप कौन सा टिक करोगे? ध्यान रखना यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है लेकिन वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सेलरेशन कौन सा है प्योर रोलिंग में? एसी वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक। ये वाला नेट जीरो हो जाएगा, ट्रांसलेशन मतलब ये सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एसीओएम दोनों बराबर हो जाएंगे प्योर रोलिंग के केस में, ठीक है। बट एसी वहां पर फिर भी प्रेजेंट होगा। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? आज तो ढंग से जिलाया है मैंने, है ना। अभी तो सोचो क्वेश्चन ही नहीं करे इसके। हाँ लग रहा है ना, मैंने बोला ना आर अल्फा उसका इंजन दे रहा है, गाड़ी का इंजन सप्लाई कर रहा है उसको, इंजन टॉर्क बढ़ा रहा होगा ना उसका, इंजन सप्लाई कर रहा है आर अल्फा, नहीं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैंने बोला था इस केस में, क्योंकि प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूँ, प्योर रोलिंग में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो था ना, प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूँ तो प्योर रोलिंग में जीरो था। हाँ बेटा उस पॉइंट पी का रिलेटिव वेलोसिटी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो देख रहे हैं, नहीं दोनों अलग अलग है। एसी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, नहीं नहीं एसीओएम अलग है और एसी अलग है। एसी मतलब ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसीओएम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। बोलो एक क्लियर हुआ? एक छोटा नहीं हुआ, अरे बैल बुद्धियों इसमें था क्या? मैंने बोला कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, फिर से सुनो, प्योर रोलिंग के लिए क्या दिमाग में क्लिक कर रहा है? अगर ग्राउंड रेस्ट में तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा रहा होगा, मतलब नेट रिलेटिव वेलोसिटी इस पॉइंट p की कितनी रही होगी? जीरो। ये बात क्लियर है? क्लिक कर रहा है दिमाग में? मतलब मैं पहली चीज बोल रहा हूं, मैंने लिख के दिया है आपको, ये क्या है? प्योर रोलिंग, ठीक है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो v एट पॉइंट p इज इक्वल टू जीरो, रिलेटिव निकाल रहे ग्राउंड के तो बात तुमको पता है जीरो। इसके बाद क्या हुआ, सडनली मैंने एक एक्सेलरेशन दिया अपने इंजन से आर एल मतलब अल्फा बढ़ाना शुरू किया, जैसे अल्फा दोगे तो बेटा फ्रिक्शन या कुछ भी एक फोर्स रहा होगा जो इसको इस तरफ एक्सेलरेशन दे देगा, हाँ कि ना? दे देगा। तो मैंने बोला कि इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि आर अल्फा एसीओएम के बराबर। बोलो ये बात क्लियर हो रही है दिमाग में? ये माना हुआ अज्यूम्ड सिचुएशन है। तो बताओ क्या इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, पी पॉइंट को बोल रहा हूँ। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, बात खत्म। क्या वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? हाँ है। कौन सा? ड्यू टू इट सर्कुलर मोशन, एक सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा एसी, और अगर वो एक्सेलरेशन एसी सेंटर की तरफ लग रहा है तो पार्टिकल भी तो मूव करेगा, जीरो से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मूव करेगा, जीरो वेलोसिटी पे था, एक्सेलरेशन की तरफ मूव करेगा, तो रियलिटी में पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है। सिंपल सी बात है, मैं यही तो समझा रहा हूँ। अभी भी आया कि अभी भी नहीं आया? पक्का? अभी भी नहीं आया? नहीं आया समझ में, मेरे को पता है नहीं आया, नहीं आया अभी भी। नहीं नहीं आगे जा रहा है वो, उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। तुम लोग बार बार कंफ्यूज क्यों हो जाते हो बेटा? पी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं अभी, पी पॉइंट की, पार्टिकल की नहीं कर रहा। पार्टिकल तो एक वेलोसिटी इससे जा रहा है VCOM से आगे की तरफ, मैं पी पॉइंट की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेयर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग। अभी भी नहीं आया? तुम लोग पता है क्यों पागल हो जाते हो? क्योंकि तुम लोग कभी पॉइंट सोचने की जगह पूरी बॉडी को अज्यूम कर रहे हो दिमाग में। मैं सिर्फ इस पॉइंट को सोचने के लिए कह रहा हूं, इस पॉइंट को देखो, इस पूरी बॉडी को मत देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। क्या? हाँ एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में इधर आर अल्फा लग रहा था, इधर एसीओएम लग रहा था, तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया एक्स डायरेक्शन में। लेकिन वाई डायरेक्शन में ड्यू टू इट सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेशन आएगा एसी, तो वो एक्सेलरेशन एसी अगर इस तरफ लग रहा है, एक बॉडी है, कभी एक्सेलरेशन कब आता है? जब एक फोर्स लग रहा होता है, याद है ना, पढ़ा था मैंने।
एक्सेलरेशन ओनली अराइजेज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, लिखवाया था मैंने मोशन में, आज रोटेशनल मोशन पे आ गए हम लोग। ठीक है, इस तरफ इस पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है और पहले ये बॉडी थी रेस्ट में, तो इसका मतलब बॉडी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ है ना, तो आगे चल जाएगी इधर। अरे जिधर एक्सेलरेशन लगेगा उधर ही तो बॉडी जाएगी क्योंकि पहले रेस्ट में थी। इसका मतलब ये एक, यार क्या इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, इस चेयर को अगर मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो ऊपर ही उठेगा ना यार, कॉमन सेंस है ना। तो यहाँ पर भी एक्चुअली में ये पार्टिकल ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है और रियलिटी में ऊपर ही मूव कर रहा होता है, क्योंकि ये पार्टिकल, अब ज्यादा फिर मेरे को डिटेल में खुद लेके आते हो, फिर मैं डिटेल में जाता हूँ फिर रोते हो। ये पार्टिकल जैसे ही आगे जाएगा तो ये एक्चुअली में ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, सबका सर सुन रहा हूँ। नहीं, अभी मैंने यही बात बोली, लेकिन उससे पहले हम तल 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 करने लग जाते, सुनते ही नहीं है। मैंने यही बोला क्योंकि एक्चुअली में ये पार्टिकल खुद भी आगे जा रहा है, इस वजह से ये वाला पॉइंट पार्टिकल को अगर रियल में ग्राउंड पे खड़े होकर देखो ये ऊपर जाता वही दिखेगा, क्योंकि ये खुद पूरा डब्बा आगे जा रहा है ये। ठीक है, और कौन था? हाँ बकरी। हाँ मैं समझा नहीं मैं, अरे नहीं, क्या बोलना चाहता, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा क्या कह रहे हो। हाँ बिल्कुल होगी। हाँ लेकिन जैसे जैसे ये इधर की तरफ जाने लग जाएगा ना, आगे की तरफ जैसे जैसे मूव करेगा, यहाँ पर इसमें वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्स में भी आ जाएगी, जिसकी वजह से एक रिलेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा यहाँ पर। मुझे एक क्वेश्चन करवाना था, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ आज की क्लास में। क्या? चलो होमवर्क के लिए देता हूँ। हाँ तो ये पी पार्टिकल ऐसे घूमते हुए ऊपर जाएगा। पी पार्टिकल घूमते हुए ऊपर जाएगा, हाँ बिल्कुल। देखो वो पी पॉइंट पर मैं बात कर रहा था, उसके बाद जैसे जैसे चेंज होगा ना पोजीशन, इसका एक्स की एक्सेलरेशन फिर से बदलती जाएगी। जब वो ऊपर जाएगा तो वो रेडियल मोशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा सा क्वेश्चन बना लो, हाँ छोड़ो, आसान सी चीज। अब जाके मुझे लग रहा है रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हो तुम, इतने दिन से फील ही नहीं आ रहा था। रोटेशनल मोशन में क्या है, मेरे को आदत हो चुकी है बच्चों कैसे सोते उड़ते हुए देखने की, हालत खराब हो जाती है, अब वो थोड़ा थोड़ा लग रहा है तुम लोगों का। अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, आसान सा, वही प्योर रोलिंग कर रहा है बालक, और ओमेगा आर और वी आपको गिवन है। यहां पर था पॉइंट पी मेरा, जो थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट को क्या नाम दे दूं, क्यू, पी की जगह ये क्यू पे पहुंच गया, तो क्यू पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट क्यू क्या होगी। अच्छा एक क्वेश्चन और, फटाफट, ये एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। आपको 3 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट यहाँ पर है P, ये सेंटर O, और यहाँ पर एक Q, ठीक है। आपसे पूछा गया है वेलोसिटी एट VQ, VP और VO, इन तीनों को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी इसमें से देख के बताओ फटाफट, जल्दी सोचो। फिर और सबसे कम
क्यू की, और सबसे मतलब बीच में ओ। ये आईआईटी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस ने पूछा, एडवांस ने। क्या एआईआर होगा? क्यों? अरे तो बेटा ये रोलिंग मोशन रो देते हैं बच्चे, पढ़ते ही नहीं है, दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? हाँ मेरे को पता है ना, मेरे को 2 दिन हो गए रोलिंग मोशन घसीटते, अभी तीसरे दिन और घसीटूंगा, जब तक सिखाऊंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को ये पता है। क्या पूरे साल में रोलिंग ही पढ़ा दूंगा फिर? हाँ अरे स्कूल में रोलिंग मोशन को v इज इक्वल टू वो बोल देते हैं, ये v परपेंडिकुलर बाय आर, v परपेंडिकुलर बाय आर बोल देते हैं उसको, रोलिंग मोशन समझा दिया जाता है।